हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की जो साइंस की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसका 10वां चैप्टर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, है ना, उनकी जो डिस्टेंस है बीच की उसको हाफ कर दें अगर हम, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, है ना, यानी कितना चेंज हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, है ना, उनके द्रव्यमान वही हैं, बस क्या किया हमने, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, है ना। देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये ऐसे समझें अपन कि अगर एक पिंड ये है और एक दूसरा पिंड ये है ना, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है ना, स्मॉल m है, और माना इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। तो हमें पता है कि F जो होता है, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है G कैपिटल M स्मॉल m बटे d स्क्वायर, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि इनके बीच की दूरी को हमने आधा कर दिया, है ना, तो माना आधा कर दिया, यहाँ पे ले आया मैं इस पिंड को, ठीक है ना, आधा कर दिया ये, तो d की जगह ये d/2 रह गया। क्या कर दिया, d का आधा, द्रव्यमान वही है दोनों के, m है ना। तो इस केस में जो फोर्स है वो कितना होगा। अब माना इसको मैं F1 मान लेता हूँ और इसको मैं F2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो F2 कितना हो जाएगा, G m बटे D की जगह क्या आ जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ G m बटे d स्क्वायर बटे 4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 4G m बटे d स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है कि F2 कितना हो जाएगा, तो मैं F2 अनुपात F1 पूछ रहा है हमसे, है ना। क्या पूछ रहा है, F2 का अनुपात किसके साथ, F1 के साथ, F2 अनुपात F1, या इसको लिख सकते हैं F2 अपॉन F1, F2 बटे F1 ना। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो इसमें इसका मैं भाग दे दूंगा, तो ये हो गया 4G m बटे d स्क्वायर में भाग देना है मुझे G m बटे d स्क्वायर का। भाग देने का मतलब क्या होता है, उल्टा करके गुणा कर दो, तो 4G m बटे d स्क्वायर गुणा d स्क्वायर ऊपर पहुंच गया और G m नीचे आ गया, तो देखो d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, G m से G m कट गया, तो क्या आ गया 4, है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, F2 बटे F1 इक्वल टू आ गया 4, है ना। इसके नीचे मैंने 1 रख लिया, जब इनको वज्र गुणा करूंगा तो F2 गुणा 1 बराबर 4 गुणा F1, तो F2 इक्वल टू 4F1, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अर्थात दूरी आधी करने के बाद जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो पहले वाले बल की कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि दूरी डिस्टेंस कम करते ही उनके बीच आकर्षण बल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। दूरी आधी करी तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, है ना, जितनी भी जो वस्तुएं होती हैं उन पर सब पे लगने वाला गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। हमें पता है भाई, देखा था अभी हमने F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे d स्क्वायर। तो जो स्मॉल m है वो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है ना, और कैपिटल M जो है इसका पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब ये कह रहा है कि फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती, है ना, यानी वो दोनों ही सेम स्पीड से क्यों आती हैं, है ना। देखो मैंने आपको पहले इस वीडियो में भी बताया था, जब इसके थ्योरी के वीडियो बनाए थे, तो मैं थोड़ा सा और दोबारा से आपको रिकॉल कर देता हूँ ये कि यहाँ से, है ना, ये माना धरती है, ठीक है ना, अगर आप यहाँ से इस जगह से, ठीक है ना, ये माना कोई 10 मंजिल की ऊपर की बिल्डिंग है, यहाँ से अगर आप समान आकार की वस्तुओं को गिराओगे, है ना, समान आकार से मतलब माना एक सेम आकार की गेंद आपने रबड़ की ली, सेम आकार की गेंद आपने लकड़ी की ली, सेम आकार की गेंद आपने खोखली, है ना, और उसकी ले ली, समझ लो आप कोई एल्यूमिनियम की ले ली, एक लोहे की गेंद ले ली आपने,
देखो सब ये अलग अलग भार होगा कि नहीं होगा, इनका सबका क्या होगा, अलग अलग भार होगा, है ना। और चूंकि इनके आकार सबके सेम हैं, ठीक है ना, तो ये जब यहाँ पृथ्वी पे आएंगी, नीचे आएंगी ये, तो ये बिल्कुल सही समय पे, है ना, एक ही समय पे पृथ्वी पे आके पहुँचेंगी। तो इनमें से ऐसा नहीं कि जो भारी है वो पहले आ जाएगी और जो हल्की है वो बाद में आएगी, ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो स्मॉल जी है जो इन वस्तुओं को नीचे ला रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो जी का जो मान है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये आप किसी भी उसको गिराओ ऊपर से, है ना। अब इसमें ये होता है कोई अगर आपने एक कागज़ गिराया ऊपर से, कागज़ की कोई शीट है वो गिराई और एक गेंद गिराई, तो कागज़ की शीट जो है वो बहुत देरी से आती है और गेंद जो है जल्दी आ जाती है। तो उसमें कारण ये है कि जो कागज़ की शीट है ना, उसका जो है ना क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, तो वो उसको हवा का प्रतिरोध जो है वो उतना ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है, उसे सहन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो हवा के प्रतिरोध की वजह से वो देरी से आती है। इस जी का जो मान निकालते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो आता है जी इक्वल टू जी कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक है, एम पृथ्वी का मास है और आर पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो इससे कितना आ जाता है, जब इसको सॉल्व करते हैं, इनके मान रख देते हैं, तो ये आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें देखो कहीं भी उस वस्तु का द्रव्यमान नहीं आ रहा, जी के मान में उस वस्तु का द्रव्यमान कहीं, यानी जी जो है वो वस्तु के द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है ना। तो इसलिए उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण कितना होगा, है ना। कोई 1 किलोग्राम फोर्स की वस्तु रखी हुई है, तो उसका जो गुरुत्वीय बल का परिमाण होगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 × 10⁻24 kg तथा पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है हमको, है ना। अब देखो वैसे अगर डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहो तो क्या होता है कि mg होता है, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर रखी हुई है तो उसका भार कितना होता है mg। तो m उसको द्रव्यमान कितना है 1 kg है और g कितना है, अगर 9.8 मानोगे आप तो 1 को 9.8 से करोगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा, और अगर आप 10 मानोगे इसको तो 10 न्यूटन आ जाएगा। उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू देखो कि मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमें इसमें दे रखा है पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, ये है 6 × 10⁻24, और पृथ्वी की जो रेडियस है वो दे रखी है 6.4 × 10⁶। और देखो हमें सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का मान पता होता है, वो होता है 6.7 × 10⁻11, है ना। अब इन सब का मान जब हम रखेंगे, है ना, तो जो फोर्स लगेगा इनके ऊपर, है ना, तो वो फोर्स क्या होगा जी m बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो g 6.7 × 10⁻11 इंटू m 6 × 10⁻24। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना कह रहा है 1 kg कह रहा है, तो ये 1 उसका आ गया। r पृथ्वी की त्रिज्या क्या है 6.4 × 10⁻6 और इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना, तो ये 9.8 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 4th क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, है ना। पृथ्वी जो अर्थ है और जो मून है वो एक दूसरे को, अर्थ मून को आकर्षित करती है, मून अर्थ को आकर्षित करता है, ठीक है। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों, है ना। अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कहना चाह रहा है ये कि एक तरफ अर्थ है, माना ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये हमारा चंद्रमा है, ठीक है ना, ये अर्थ
और ये मून। तो हमने देखा कि जो F इक्वल टू GMM/d², ये कैपिटल M इस अर्थ का मास मान लिया हमने और स्मॉल m इस मून का मास मान लिया। इसका कैपिटल M है और इसका स्मॉल m है। तो ये क्या करती हैं, पृथ्वी इसको आकर्षित करेगी अपनी ओर, है ना। तो पृथ्वी इस पे आकर्षण बल लगाएगी ऐसे, ठीक है ना। और ये जो चंद्रमा है ये इस पृथ्वी पे आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है ना। और ये जो बल का मान है वो क्या देखा था हमने, GMM/d² से हो गया, है ना। और न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, है ना, क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझो, माना यहाँ पे कोई ये धरती है और यहाँ पे माना ये 10 किलोग्राम का कोई पिंड रखा है ना। इसकी मास कितना है, 10 kg है। तो इसका भार कितना हो गया, 10 गुणा g कर दिया, मैं g को 10 मान लेता हूँ, तो 100 न्यूटन हो गया। तो 100 न्यूटन का ही प्रतिक्रिया बल पृथ्वी इस पर ऊपर की ओर लगाती है, तो ऊपर भी कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया, है ना। ये फोर्स इक्वल होते हैं, तभी तो ये किस में है, विराम अवस्था में है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जिस बल से इस चंद्रमा को आकर्षित कर रही है उसी समान बल से चंद्रमा इस पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है। आई ना बात समझ में, है ना। तो यानी अगर माना इसका ये बल F1 मान लूँ, इसका बल ये F2 मान लूँ, तो F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा, ठीक है ना। तो ये बल बड़ा छोटा नहीं होता, क्या होता है, ये बराबर होता है। फिर इसी का 5वां प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है इसी में ही। ये कह रहा है कि भाई जब अगर आप बल की बराबर की बात कर रहे हो, है ना, कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती, है ना। पृथ्वी जो है वो चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती, गति क्यों नहीं, ठीक है ना, क्यों नहीं करती है। अब देखो बेटा कि हमने देखा था F इक्वल टू क्या होता है, ma, है ना। तो A क्या हो गया, A इक्वल टू हो गया F/m, ठीक है ना। तो जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका उतना ही त्वरण क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है m, वो चंद्रमा के द्रव्यमान की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए ये चंद्रमा द्वारा लगाया गया बल इस पृथ्वी को त्वरण नहीं दे पाता है, इसलिए ये पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित नहीं हो पाती है। आया समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये कह रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। फर्स्ट है ना, जैसे ऐसे समझो आप, एक वस्तु है m1 और दूसरी क्या है m2। तो हमें पता है इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, GM1m2/d²। अब ये फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया, तो माना ये 2m1 कर दिया मैंने और ये m2 ही है, तो F कितना हो जाएगा, Gm की जगह 2m1 इंटू m2/d²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा Gm1m2/d²। तो पहले की अपेक्षा दुगना हो गया, जो पहले बल लग रहा था उससे अब कितना हो गया, दुगना हो गया, जब एक वस्तु का मास क्या कर दिया हमने, दुगना कर दिया। तो दूसरा है वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी, अब दूरी बढ़ा दी। पहले फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें दूरी आधी करी थी, है ना। अब नीचे जो दूरी है d, है ना, उसको क्या कर दिया, 2d कर दिया। तो 2d का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4d² आ जाएगा। तो जो बल लगेगा पहले की अपेक्षा 1/4 बाहर आ जाएगा, है ना, इस तरह से मान लो, है ना। तो यानी जो बाद में जो F2 बल होगा वो पहले वाले बल का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी विधि से, फर्स्ट वाली विधि से ही अगर वस्तुओं के बीच की दूरी क्या कर देंगे, हम दुगनी कर देंगे, क्योंकि ये तो सेम रहेंगे। Gm/d की जगह क्या आ गया, 2d² आ गया, और ये भी सेम ही रहा Gm/m। तो जब इनका अनुपात निकालेंगे F1 और F2 का, तो ये F2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 F1 आ जाएगा। F2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 F1, यानी पहले वाले की अपेक्षा दूरी दुगनी करते ही
जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/4 रह जाएगा। देखो आधा किया था ना अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर दूरी आधा करी तो बल कितना हो गया, 4 गुना हो गया, और अगर दूरी दुगनी कर दोगे तो बल 1/4 रह जाएगा। ठीक है इसी में कह रहा है 3 गुनी कर दो। ठीक है 3 करोगे तो 3D का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3D का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1/9। तो इस केस में फिर F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 F1, पहले की तुलना में 1/9 रह जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अब थर्ड में कह रहा है कि अगर उनके द्रव्यमान, दोनों की वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं, तो यानी F इक्वल टू G, M की जगह तो 2m1 कर दिया और m2 की जगह 2m2 कर दिया बटे d स्क्वायर। तो देखो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणा G m1 m2 बटे d स्क्वायर। तो पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा, तो F2 कितना हो जाएगा, 4F1। तो दोनों ही वस्तुओं के द्रव्यमानों को अगर आप दुगना कर दोगे तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं अगला प्रश्न करता हूं 7वां। देखो 7वां क्या प्रश्न है, 7वां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये पृथ्वी और इस पूरे ब्रह्मांड, है ना, जो हमारा ये यूनिवर्स है ना, इसके प्रत्येक पिंड पे लागू होता है। यानी हर जो 2 पिंड हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए इस पृथ्वी का क्या बना हुआ है, पृथ्वी का एवं अन्य जितने भी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, इन सब का क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है ना। जैसे ऐसे समझो आप, एक कोई बच्चा है ना, एक लड़का है, उसको 5-6 लड़के अलग अलग दिशाओं में खींच रहे, तो वो वहीं पे ही रह जाता है फिर खड़ा। समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि सब एक दूसरे तरफ उस पर बल लगा रहे हैं, तो लेकिन वो बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं वो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 8, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। जो फ्री फॉल है, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या है। तो फ्री फॉल का हमको पता ही है, जब वस्तु का मुक्त पतन होता है, जब ऊपर से सिर्फ और सिर्फ वो ग्रेविटी के अधीन नीचे आती है, तो उस केस में उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात उसका जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती है, यानी प्रति सेकंड उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ता चला जाता है ना। यानी जब वो ऊपर से गिरी तो 1 सेकंड बाद उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड बाद फिर वापस 9.8 बढ़ जाएगा, तो 9.8 और 9.8 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। फिर वापस 3 सेकंड बाद 9.8 को 3 से गुणा कर दो, इतना हो जाएगा। तो ऐसे उसका वेग हर सेकंड बढ़ता हुआ चला जाता है। 9वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे, है ना। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच जो गुरुत्वीय बल है उसको हम क्या कहेंगे। तो ये एक तरह से क्या है बेटा, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है ना। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे, है ना। तो अगर ऐसे मान लो आप, अगर उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है, क्या है उस वस्तु का द्रव्यमान m है, तो m को अगर हम g से गुणा कर दें, स्मॉल g जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वो उस बल का मान निकल आता है, जिससे कि पृथ्वी उस वस्तु को क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसे समझो, माना आप में से कोई बच्चा है ना, 9th क्लास का बच्चा, और माना उसका जो द्रव्यमान है ना, वो 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो उसको पृथ्वी 40 को आप किससे गुणा कर दो, मोटा मोटा 10 से अगर आप गुणा कर दो, तो 400 न्यूटन बल से पृथ्वी उसको क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है ना, तभी तो हम धरती से चिपके रहते हैं, ऊपर उड़ नहीं पाते ना अपने आप ही, एरोप्लेन में जाने की बात अलग है। ठीक है, ये हो गया। फिर अपना 10th क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10वां प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर, मित्र कह रहा है उससे,
पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। उसने कहा कि मेरे को जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं अर्थ के, जो ध्रुव हैं पृथ्वी के, वहाँ से सोना खरीद के ला के देना, है ना। वह इस सोने को विषुवत व्रत पर अपने मित्र को देता है ना। और उसका फ्रेंड कहाँ रहता है? जो विषुवत व्रत है, जो विषुवत रेखा है, जो बीचों बीच है पृथ्वी के, है ना। जैसे इस तरह से होता है ना, जैसे ये पृथ्वी है अपनी, तो ये नॉर्थ पोल अगर ये साउथ पोल अगर ऐसे जो गुजरती है वो क्या होती है? विषुवत रेखा होती है। अब खरीदा तो उसने यहाँ से था सोना, और दे वो यहाँ पे रहा है इस जगह पे, है ना। तो अब यही कह रहा है, क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं? अब देखो बच्चों, होता क्या है इसमें, देखो संकेत भी दे रखा है कि ध्रुवों पर जी का मान विषुवत व्रत की अपेक्षा अधिक होता है ना। जो पोल्स होते हैं पृथ्वी के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो मान है वो जो विषुवत व्रत है इसकी अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। तो जब जी ज़्यादा है, स्मॉल जी, तो एम जी ज़्यादा हो जाएगा। एम जी तो होता है वस्तु का भार जो होता है वो, है ना। तो इसका मतलब वही जो सोना है वो पोल पे तो क्या तोलेगा? ज़्यादा तोलेगा, ज़्यादा वजन दिखाएगा अपना, और विषुवत व्रत पे क्या दिखाएगा? वो अपना वजन कम दिखाएगा। तो उसका मित्र कहेगा, यार मैंने तो इतने के लिए कहा था, तू इतना कम क्यों दे रहा है? तू मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। जबकि बेचारा वो चीटिंग कुछ भी नहीं कर रहा, जैसा था वहीं से ला के दे दिया उसने, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है 11वां। एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? एक कागज की शीट ले ली ना, ये पन्ना ले लिया, है ना, समझो ये वाला पन्ना है ना, ये इस तरह का पन्ना। एक तो इस पन्ने को गिराया हमने ऊपर से ऐसे पटका, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, इस पन्ने को मोड़ के, है ना, इस पन्ने को क्या कर दिया? मोड़ के इसी की गेंद बना दी ऐसे, यूँ मान लो आप, ठीक है ना। इस तरह से गेंद बना दी मैंने यूँ, ठीक है। पहले क्या था बताओ? ये एक पन्ना था पहले तो, ठीक है ना। और एक अब इसकी मैंने मोड़ के गेंद बना दी। अब इन दोनों को ऊपर से गिराया, है ना। तो कौन पहले पहुंचेगा, है ना, कौन बाद में पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है ना। तो देखो, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से, ठीक है ना। तो दो शीट ले ली, एक तो शीट को गिरा दिया और दूसरी शीट को मोड़ के क्या कर दिया? ऐसा ये गेंद बना दी गोल। धीमी क्यों गिरती है? तो कागज की शीट धीमी क्यों गिर रही है ना। देखो बेटा, वही बात है कि कागज की शीट जो है उसका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो इस गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या है? ज़्यादा है। तो इस कागज की शीट को हवा का ज़्यादा प्रतिरोध सहन करना पड़ रहा है। जो रास्ते में जो हवा के कण हैं वो इसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। जबकि गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो इसलिए उसको गेंद के रास्ते में वो विरोध कम पैदा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए कागज की शीट जो है वो गेंद की अपेक्षा क्या गिरती है? धीरे धीरे ऐसे हिलती हुई आती है, ऐसे हिलती हुई आती है वो, ठीक है। अब देखो 12th क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है चंद्रमा की सतह पर, वो पृथ्वी की सतह की तुलना में कितना होता है? 1/6 होता है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा, है ना। तो हमें पता है देखो कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर जी का मान, ये मैंने अर्थ ले ली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून पे जो है वो 1/6 जी, 1/6 इंटू 9.8, ठीक है। तो 9.8 में जब मैं किसका भाग दूंगा? 1.6 का भाग, सॉरी 6 का भाग दूंगा, तो ये आ जाता है 1.6333 आ जाता है ऐसे। तो ये 1.63 ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये जी का मान हो गया, यहाँ पे इतना रह गया 1.63 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पृथ्वी पे कितने एम कितना है उस वस्तु का? 10 kg है ये कह रहा है। तो इस पृथ्वी पे उसका भार क्या हो जाएगा? mg। तो ये m कितना है? 10 गुणा 9.8, तो ये हो गया 98 न्यूटन भार हो गया उसका। किसके ऊपर हुआ ये पृथ्वी के ऊपर हुआ। और मून पे कितना हो जाएगा? mg, m 10 है
और जी कितना है 1.63, तो ये कितना रह गया 16.3 न्यूटन ही रह गया। तो देखो कहाँ, तो पृथ्वी पर कितना है उसका भार 98 न्यूटन है, और चंद्रमा पे उसी सेम वस्तु को ले गए आप तो उसका भार कितना रह जाएगा, मात्र 16.3 न्यूटन रह जाएगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या है 1/6 है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन अगला करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्या कह रहा है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है ना। परिकलन कीजिए, कैलकुलेट करो अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट जिस तक वो बॉल पहुंचती है वो निकालनी है, और पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में उसे कितना समय लगता है ये निकालना है हमें, है ना। तो देखो मैं एक चित्र बनाता हूँ आपको कि ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे ये अर्थ सरफेस हो गई, और यहाँ से एक बॉल को ऊपर उछाला इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे, और यहाँ तक गई वो उछल के, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक पहुँची, और यहाँ से गिरने के, यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वो क्या करेगी, नीचे लौटना शुरू कर देगी। यानी इस तरह से ये ऊपर फेंकी हमने, और ये इस तरह से यूँ लौटना शुरू कर देगी, ठीक है, इस हाइट पे पहुँचने के बाद। और यहाँ जो ये फेंका है हमने, इसकी जो प्रारंभिक वेग है u, वो दे रखा है 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हमको दे रखा है ना। तो देखो फर्स्ट चीज़ तो क्या पूछ रहा है कि किस मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगी। अब ये हाइट माना, तय की गई दूरी मैंने s मान ली, क्या मान ली मैंने, s। तो एक तो s पूछ रहा है, और दूसरा पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, तो जाने वाला समय है ना, ऊपर तक पहुंचने वाला समय, और ऊपर से नीचे तक लौटने वाला समय है ना। तो ये t1 प्लस t2, t1 क्या है ऊपर जाने वाला समय, और t2 क्या है लौटने वाला समय, ये पूछ रहा है। तो देखो मैं, बहुत आसान है, फर्स्ट ये जब देखो यहाँ से लेके ऊपर तक ये वस्तु जाएगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी, अब मैं फर्स्ट आंसर कर रहा हूँ इसका, तो वहाँ पे जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, इसका वेलोसिटी जो होगी, अंतिम वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो मैं इसमें तीसरा, गति का तीसरा समीकरण जो है ना वो लगा सकता हूँ, v² = u² + 2as। तो देखो v तो कितना है 0 है ना, और u कितना है 49 मीटर पर सेकंड है, तो 49 लगा लिया, +2 है ना, और गुरुत्वीय त्वरण जो है ना, इसको अभी पृथ्वी नीचे की ओर आकर्षित कर रही है ना, तो ये -9.8 हो गया, और ये s मुझे क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु क्या गिर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और गुरुत्वीय त्वरण कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो विपरीत चिन्ह हो गए कि नहीं हो गए इनके, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया देखो 49², और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 × 9.8 × s। इसको मैं इधर ले आया, 2 × 9.8 × s बराबर क्या हो गया 49 × 49, तो s बराबर हो गया 49 × 49, 2 × 99.8, और जब इसका 10वां घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऊपर जाके किससे हो जाएगा, ये 10 से गुणा हो गया। देखो 49 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार, है ना। तो ये हो गया 49 × 5/2, 49 × 5/2, तो ये मैं 49 × 5 = और भाग दे दिया मैंने 2 का, तो ये आ गया 122.5। इसका मतलब कितनी ऊंचाई तक जाएगी वो, 122.5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगी, है ना। सेकंड है उसको जाने में कितना समय लग रहा, मतलब जाने में और आने में टोटल समय कितना लग रहा है। तो देखो बच्चों, जितना समय उस वस्तु को ऊपर तक जाने में लगेगा, उतना ही सेम समय उसको नीचे तक आने में लगेगा, क्योंकि देखो जब नीचे से फेंकेंगे हम तो इसकी वेग जो है वो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ये नीचे आना शुरू करेगी तो इसका वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जिस वेग से यहाँ से ये फेंकी थी उसी वेग से वापस आके ये टकराएगी। तो सेम चीज़ हुई कि नहीं हुई, जस्ट इसका उल्टा हो गया,
ठीक है ना। इसलिए दोनों यात्राओं का समय, जाने वाली यात्रा का और आने वाली यात्रा का, दोनों का समय क्या होता है, समान होता है ना। तो अब हम यहाँ पे वो प्रथम समीकरण लगा सकते हैं, v बराबर u v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना। इस यात्रा का जाने वाली का है ना। तो देखो ऊपर वेग क्या है, 0 है ना, अंतिम वेग 0 है। u किस वेग से फेंकी थी, 49 से फेंकी थी, और a की जगह मैंने क्या ले लिया, माइनस के 9.8 ली, और ये क्या हो गया, t हो गया है ना। तो ये t1 मान लिया मैंने। तो देखो ये हो जाएगा 49 माइनस 9.8 t1, तो t1 बराबर क्या हो गया, 49 अपॉन 9.8, क्योंकि इसको ले जाओगे ना आप तो 9.8 t1 बराबर 49। तो ये देखो इसको जब ऊपर 10 आ जाएगा, जब इसका घटाओगे ना आप, ये दशमलव हटाओगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया 5, है ना। तो t1 कितना आ गया, 5 सेकेंड्स आ गया। तो t2 भी कितना होगा, t1 के बराबर होगा 5 सेकेंड। तो कैपिटल T कुल यात्रा का समय क्या हो गया, t1 प्लस t2, तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो जाने के 5 सेकेंड और आने के 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये हम अगले वीडियो में करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।